सोशल फार्मेसी हमारा चल रहा था और इसका पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। सोशल फार्मेसी का 8वां भाग कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए ओके, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे हम सोशल फार्मेसी के बारे में पढ़ने सोशल फार्मेसी में जो टॉप 20 क्वेश्चन था, पिछली क्लास में क्या कवर किए थे आइए देखते हैं। सोशल फार्मेसी में पिछले क्लास में क्या कवर किए थे आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हुए थे इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, ये क्वेश्चन था जो कि हम थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश किए थे और बहुत कंफ्यूजिंग था। उम्मीद करते हैं आप इसको देखे होंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का वह क्षमता होता है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से बचाता है, उनसे लड़ता है। ठीक है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी का वह क्षमता होता है जो हमें हार्मफुल, जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, उनसे लड़ता है, उनसे बचाता है। ठीक है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, जिसको एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, यही सारी चीजें अगर ये इंटर आके हमारे बॉडी में अगर आती हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो इम्यूनिटी उनसे लड़ता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक एडिटिव। नेचुरल को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और एडिटिव को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है। इट एक्ट इमीडिएटली, और ये बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है या तुरंत काम करती है। एंड डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू जर्म, मतलब ये होता है इम्यूनिटी का कि हमारे बॉडी में कोई एक बीमारी अगर हो जाए उसके बाद वो इम्यूनिटी जनरेट हो जाता है, एंटीबॉडी बना लेता है, जिससे दोबारा अगर वो होगा तो उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार रहेगा। लेकिन ऐसे इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है, ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है, ये तुरंत काम करता है। जैसे किसी जर्म की इंटर आने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत काम करता है, ये हमें बर्थ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि जैसे आपकी त्वचा, ये आपकी त्वचा एज ए वाल की तरह काम करती है, दीवार की तरह, इसमें कोई बैक्टीरिया इंटर नहीं कर सकता। दूसरी चीज बताए थे कि आपके पेट में नहीं, जो बचपन से जिसको प्राप्त हुआ इम्यूनिटी, जैसे सभी को, हमें को भी, आपको सभी को प्राप्त हुआ, तो हमारे जो भी कोई गंदा खाना या कंटामिनेटेड फूड, जिसको दूषित फल कहते हैं, दूषित भोजन कहते हैं, अगर कोई खा लेता है तो स्टमक में हमारे एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को किल करने का कोशिश करेगा। तो ये कैसे कर रहा है, ये हमें बचपन से ही मिला है, जो इम्यूनिटी मिला है। ठीक है, आपके नाक में कोई धूल मिट्टी कुछ भी फंस जाए तो ये म्यूकस में जाके फंस जाता है। अगर इंटर जाए नाक में कोई धूल मिट्टी, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे श्वसन मार्ग को, तो ये जाके हमारे म्यूकस में फंस जाएगा और धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। तो ये सब हमें बचपन से मिला। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो हमें बचपन के बाद, बर्थ के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, कब होता है, व्हेन आवर बॉडी कम इन कांटेक्ट विद जर्म या वैक्सीन, जब हमारा बॉडी किसी जर्म के कांटेक्ट में, किसी बैक्टीरिया के, किसी वायरस के, किसी वैक्सीन के कांटेक्ट में आता है, तो हम उससे जो इम्यूनिटी प्राप्त होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मन में आ रहा होगा कि सर, हम अगर बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उससे इम्यूनिटी कैसे मिलता है, आ रहा होगा ना मन में। देखिए, अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होता है, प्रोटीन, ठीक है, WBC लिम्फोसाइट्स, अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत समझे होंगे, ब्लड में लिम्फोसाइट्स होता है, वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वो इन्फेक्शन से लड़ता है, इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी जम इंटर किया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो पहले तो एक बार हुआ, उसके बाद जब वो रिकवर होता है ना, तो हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाता है। अब दोबारा अगर वो बैक्टीरिया इंटर करेगा, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो एंटीबॉडीज उसका पता लगाएगा और उसको किल करने की कोशिश करेगा। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें बर्थ के बाद मिलता है, ये हमें किसी जर्म, बैक्टीरिया से या फिर वैक्सीन से मिलता है। ओके, ये हमें और मजबूत बनाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। ठीक है, एक एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी होता है। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव डेवलप होता है जब हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना ले किसी जर्म के खिलाफ। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये डेवलप होता है व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ मेक एंटीबॉडीज, जब हमारा बॉडी क्या करे, एक्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होता है जब हमारा बॉडी क्या होता है, एंटीबॉडीज बना रहा है। ठीक है, स्वयं एंटीबॉडीज बना रहा है किसी जर्म के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बीमारी, कोई पर्सन बीमार है किससे, मीसल्स से, खसरा से,
तो हमारा बॉडी खुद क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये लंबे समय तक बना रहेगा और उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लड़ेगा उससे। ठीक है, when a person suffer from measles the body produce antibodies and become protect for long time। समझ में आया? इसी को हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, कि जहां पे हमारा बॉडी स्वयं एंटीबॉडीज बना रहा है किसी जम के खिलाफ। जैसे कोई व्यक्ति है जो मीसल्स खसरा से पीड़ित रहा है, तो उसकी जब हमारे बॉडी में जर्म आ गया, मीसल्स आ गया, खसरा आ गया, ठीक है, तो वो क्या बना लिया हमारा बॉडी, एंटीबॉडीज। अब दोबारा जब आएगा तो बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करेगा और उनको लड़ेगा, उसको खत्म करेगा, जो जिस इंफेक्शन की वजह से मीसल्स हुआ है। ओके, यही इसी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बताए थे इसमें वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने के बाद जब किसी बच्चे को पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है तो वैक्सीन हमारे बॉडी में स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है एंटीबॉडीज को। ठीक है, अब एंटीबॉडीज को उत्तेजित कर दिया, दोबारा जब पोलियो होगा तो पोलियो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज आ चुका है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या होता है, सम टाइम के लिए होता है, सम टाइम के लिए डेवलप होता है, लेकिन लंबे समय तक, कई सालों तक चलते जाता है। ठीक, चलिए, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होता है जो कि किसी दिया जाता है किसी पर्सन से, जैसे माँ से बच्चों में जाता है। माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके जो एंटीबॉडीज होता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू, एज ए ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या होता है, बच्चों में ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी तो आप देखिए। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि जिसको रेडीमेड एंटीबॉडीज बनाया जाता है, माँ से बच्चों में जो जाता है। अनदर एग्जांपल, अगर किसी को कुत्ता काट लिया हो तो वहां पे एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन ऑलरेडी एंटीबॉडीज होता है और बहुत तेजी से प्रोटेक्ट करता है पर्सन को। ओके, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जब किसी पर्सन को कुत्ता काट ले तो वहां एंटी रेबीज दिया जाता है, ये भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा, और जो हमारे बॉडी में रेबीज, जो रेबीज इन्फेक्शन होते हैं उनके वजह से जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहे हैं, तो ये पता लगाएगा एंटीबॉडीज और उनको किल करेगा। ओके, तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं। अगर दोबारा कुत्ता काट लिया तो दोबारा वैक्सीन लगेगा। ओके, ये लंबे समय तक, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन सभी को लगा, कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगा, तो एक बार लग गया तो ये कई सालों तक चलेगा। ठीक है, बहुत सालों तक चलेगा, दोबारा कोविड-19 होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसी के बारे में देखे थे। यहाँ पे एक बात बताए थे कि अगर आसान शब्दों में कहें तो इनेट इम्यूनिटी जो हमें बचपन से मिलती है, ठीक है, जो हमें जन्म से ही नेचुरली बनाती है। एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद लंबे समय तक हमारी रक्षा करती है। और पैसिव इम्यूनिटी जल्दी, जैसे कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा तो जल्दी, लेकिन कुछ समय के लिए सुरक्षा देती है। ये सभी तरह की इम्यूनिटी मिलकर शरीर को हेल्थी रहने और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ठीक, ये कल हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से, कल की क्लास में ये हमारा हो चुका था। ठीक है, ये कल की क्लास में हो चुका था, एक बार हम फिर रिवीजन करा दिए, जरूर आप देखिएगा कल का लेक्चर, ये हो चुका था। अब बात करते हैं टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होने वाला है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आइए देखते हैं। सर इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं? हाँ प्रिया, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना आता है तो इसको लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। फ्लो चार्ट वगैरह में लिखना तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर एंड चिकन पॉक्स। दो डिजीज है जिसको ध्यान रखिएगा, एक होता है चेचक जिसको गांव में छोटी माता चिकन पॉक्स कहते हैं, और एक होता है टाइफाइड। न जाने सबको यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, फिलहाल अभी हमें तो नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को होता है। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइफाइड बुखार और चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, उनका कॉजेटिव एजेंट मतलब कारण, किस कारण ये हुआ है, उसी को कॉजेटिव एजेंट कहते हैं। कि बताइए जो टाइफाइड या चिकन पॉक्स हुआ, ये इसका कारण क्या था, बैक्टीरियल वायरस था कि इन्फेक्शन था कि क्या था, तो ये कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका कारण क्या है। सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसमिशन मतलब इस किस तरह से फैल रहा है, मतलब एक दूसरे में कैसे फैल रहा है। और प्रिवेंशन का मतलब कि इसका रोकथाम कैसे लगाया जाए। ठीक है, मीनिंग को आना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट का मतलब कारण, सिम्टम्स का मतलब कि इसके लक्षण, और ट्रांसमिशन का मतलब कैसे फैल रहा है, और प्रिवेंशन का मतलब इसे रोका कैसे जाए। ठीक है, हाँ चिकन पॉक्स हमें भी हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था, लेकिन टाइफाइड नहीं हुआ था। चिकन पॉक्स हमें भी हुआ है, बचपन में 2 बार हुआ है। चलिए टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड को अच्छे से देखते हैं।
मिथिलेश सर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मिथिलेश सर कल अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। सर मैं पीडीएफ से अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूँ, जो मुझे बहुत जल्दी याद हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है चंद्रसेन मौर्य जी, यही तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से इस लैंग्वेज को समझिए, अपने मन से लिखिए, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए टाइफाइड की बात करें तो इट इज काइंड ऑफ फीवर, ये एक बुखार का प्रकार है, दैट अकर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, गंदा खाना, दूषित खाना या दूषित पानी पीने की वजह से होता है। यह एक प्रकार का बुखार है जो संदूषित संदूषित या फिर दूषित कह सकते हैं। संदूषित क्या होता है? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। गंदा खाना खाना और ये क्या बोलते हैं, गंदे पानी पीने की वजह से ये टाइफाइड बुखार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉजेटिव एजेंट कारण क्या है? टाइफाइड होने का कारण क्या है? कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरियल की वजह से होता है। ये एक तरह का टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफाइड। क्लियर? चलिए, कॉजेटिव एजेंट मतलब किस कारण हुआ, तो साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया की वजह से ये हुआ टाइफाइड, जो कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने की वजह से ये होता है, एक तरह का बुखार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी देखते हैं कि इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कोई भी डिजीज का किस तरह से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसका क्या पीरियड था, कितने टाइम ये तक था, क्या किस एज में हुआ, कैसे फैल रहा है, ठीक है, लक्षण क्या दिख रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें हम किसी भी डिजीज का अध्ययन करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, चलिए एपिडेमियोलॉजी में हम सारे लक्षण को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से फैल रहा है, इन्फेक्शन क्या था, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैला था, इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, एपिडेमियोलॉजी में। तो सबसे पहले टाइफाइड के बारे में लिख देंगे आप कि टाइफाइड है क्या। ठीक है, टाइफाइड एक तरह का बुखार है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के लेने से होता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफाइड, इतना क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालिएगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का स्रोत। इन्फेक्शन का स्रोत क्या था, कहां से हुआ ये टाइफाइड। देखिए, कैरियर, रोगी या वाहक, कैरियर थे, मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर हुआ है तो उस माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये कैरियर यहां बता सकते हैं आप, रोगी या फिर वाहक से हो सकता है। इन्फेक्टिविटी पीरियड, संक्रमण अवधि कब तक होता है, संक्रमण अवधि क्या है इसका, कि कब तक वो कोई भी व्यक्ति है इन्फेक्शन कैसे फैला सकता है, जब तक बैक्टीरिया मल और मूत्र में मौजूद रहता है। मतलब जब तक बैक्टीरिया मल और यूरिन में मौजूद रहता है तब तक ये इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो इसका जो संक्रमण अवधि है, इन्फेक्टिविटी पीरियड है, वो तब तक रहता है जब तक बैक्टीरिया मल में और यूरिन में रहता है। ठीक है, एज की बात करें तो ये सभी आयु वर्ग में हो सकता है, लेकिन 5 से 20 साल के बीच अधिक सामान्य है। 5 से 20 साल के बीच में ज्यादा होता है और सभी आयु में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आप कोविड में देखे थे। इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब ये सीधे सीधे समझें कि अगर हमें पता चला कि आपको कोविड है तो आपको एक अलग रखा जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं हुए हैं, आपको कोविड हो सकता, आपको लग रहा है कि कोविड है तो आपको अलग रखा गया। ठीक है, अब कुछ दिन बाद आपका सच में पॉजिटिव आ गया तो हमें एक संदेह था कि हाँ आपको कोविड है, तो इसको एक इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 7 से 28 दिन होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 28 दिन तक होता है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है लेकिन बाद में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, हाँ 7 से 28 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कैसे फैलता है, ये कैसे ये फैलता है, तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दूषित पानी और दूषित खाना खाने से ये फैलता है। ठीक है, संदूषित लिखा है लेकिन हमको दूषित सही लग रहा है, संदूषित कोई वर्ड नहीं है हमारे हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि संदूषित होता है, दूषित होता है, शायद ट्रांसलेशन में गलती हो गया है, दूषित समझ में आ रहा है। संदूषित क्या होता है, दूषित भोजन और पानी की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, सर इन्फेक्टिविटी पीरियड इंग्लिश में बताइए। इन्फेक्टिविटी पीरियड की इंग्लिश में बात करें कि जब तक बैक्टीरिया, मतलब कि
मल और मूत्र में मौजूद रहता है, ये हिंदी में है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंग्लिश में कहीं पे, अच्छा यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक बैक्टीरिया यूरिन में होता है और यहाँ पे मल में रहता है, और मल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद फेसल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेसल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, FECAL। ठीक है, फेसल एंड यूरिन। ठीक है, जब तक बैक्टीरिया फेशल एंड यूरिन में रहते हैं तब तक ये इन्फेक्टिविटी पीरियड इनका रहता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। अभी इसको हम रिवीजन करा देते हैं, एक बार फिर परेशान मत होइए, रिवीजन करा दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। लॉस ऑफ एपेटाइट एक बार पढ़ लीजिए पूरा, तब हम रिवीजन करा रहे हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या लक्षण दिखाई देंगे, भूख नहीं लगेगा। ठीक है, फीवर बुखार हो सकता है, हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है, रस मतलब खुजली टाइप के हो सकते हैं, चेस्ट कंजेस्शन मतलब कि हमारे सीने में जकड़न टाइप का हो सकता है, चेस्ट कंजेशन मतलब सीने में जकड़न, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये सारे लक्षण दिखते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स में। टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट इसमें किया जाता है, विडाल टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड सभी को पता है एक प्रकार का बुखार होता है जो कि गंदे खाने और गंदे पानी पीने की वजह से होता है। कॉजेटिव एजेंट किस कारण होता है, ठीक है, एग्जिट कारण क्या है इसका, तो एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि किसी बैक्टीरिया के वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। अब पढ़ेंगे इसका देखिए यहाँ पे आपसे पूछा कॉजेटिव एजेंट सिम्टम ट्रांसमिशन, चाहे तो आप ऐसे ही बता दीजिए, लेकिन एपिडेमियोलॉजी में सारा अंतर करते हैं। ठीक है, सारा अध्ययन करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी में, किसी भी बीमारी का उसका सिम्टम्स, उसका ट्रांसमिशन, उसका प्रिवेंशन, ये सारा देखते हैं किसमें, एपिडेमियोलॉजी में। तो एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किसके इन्फेक्शन का स्रोत क्या है। ओके, तो सबसे पहले लिखा हुआ रोगी, रोगी या वाहक जिसको कैरियर कहते हैं, रोगी या वाहक जिसको कैरियर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, योगी या वाहक कैरियर, तो सोर्स ऑफ मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये है, ठीक है, किसी व्यक्ति को है तो वह दूसरे में फैल सकता है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है रोगी या वाहक। कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, उसको अगर कोई टच कर दिया, अगर उसके बॉडी में साल्मोनेला टाइफाई है तो वहां पे भी अगर आप टच करके कुछ खावा ले रहे हैं तो उसको भी आपको भी फैल जाएगा। तो ये इस तरह से होता है, किसी रोगी से या किसी वाहक से हो सकता है। चलिए, ओके, इनके इन्फेक्टिविटी पीरियड में यहां बताया जा रहा है कि जब तक बैक्टीरिया फेसल एंड यूरिन में मौजूद रहता है। ठीक है, व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन फेसल एंड यूरिन। ठीक है, व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन फेसल एंड यूरिन, तब तक ये इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन द बैक्टीरिया, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं कि व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट when the bacteria are present in fecal and urine। ठीक है, when the bacteria are present in fecal and urine, इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है, संक्रमण अवधि कब तक होगा, जब तक बैक्टीरिया फेसल और यूरिन में मौजूद रहता है तब तक ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके, एज की बात करें तो ये सभी के लिए, सभी आयु वर्ग में होता है, ऑल एजेस में होते हैं, लेकिन बट 5 से लेकर के 20 वर्ग के बीच अधिक सामान्य होता है। ठीक है, ये सभी आयु में हो सकते हैं, सभी एज में हो सकते हैं, लेकिन 5 से 20 वर्ष में ज्यादातर होते हैं, सामान्य होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि वह पीरियड जब हमें लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन संदेह होता है कि हाँ व्यक्ति को ये वायरस इंटर किया गया है, मतलब ये बुखार हो सकता है। टाइफाइड आपको है लेकिन आपको लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, टाइफाइड है, लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, बस संदेह हुआ है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ पे 7 से 28 दिन हमें थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, टाइफाइड के एग्जैक्ट लक्षण तेज बुखार लगातार होना, ये चीज नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का लक्षण दिख रहा है जिसको हमको लग रहा है कि टाइफाइड है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 28 दिन तक, 7 से 28 दिन तक कोई खास लक्षण नहीं दिखते। ठीक है, बस हल्का फुल्का रहता है लेकिन उसके बाद दिख जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि किस तरह से बीमारी फैल हो, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे फैल रहा है।
तो यहाँ पे आप गंदे खाने और गंदे पानी पीने से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। अगर टाइफाइड हो गया तो क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, बुखार चढ़ना, ठीक है, सर दर्द करना, रस होना जो कि होता है, चेस्ट कंजेशन, सीने में जकड़न होना, डायरिया होना, पेट दर्द होना और मसल्स पेन होना, भूख का नष्ट होना, बुखार, सिर दर्द, चकत्ते, छाती में जकड़न, दस्त, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सारे लक्षण यहाँ पे हैं टाइफाइड के। यहाँ पे आप किस टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि टाइफाइड है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, एक मिनट। साई जी कह सर वी वांट एपिडेमियोलॉजी इन इंग्लिश सर, प्लीज नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी। अच्छा साई जी आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में ही, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। अभी हम नोट्स अपलोड करेंगे ना तो उसको इंग्लिश में करके अपलोड कर देंगे। अभी हम नोट्स अपलोड करेंगे तो उसको इंग्लिश में करके अपलोड कर देंगे साई जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में करके कर देंगे। ठीक है, अभी हम नोट्स अपलोड करेंगे तो इंग्लिश में कर देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए, बुक में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, अब इनमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसको देखते हैं। तो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द कम्युनिटी, ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द कम्युनिटी, समुदाय में, उस कम्युनिटी में लोगों को शिक्षा, हेल्थ के बारे में शिक्षा देना। ठीक है, हेल्थ के बारे में शिक्षा देना, लोगों को बताना इस बीमारी के बारे में, समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये फार्मासिस्ट का रोल है। इम्फेसाइज ऑन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। अच्छा मन में सोच रहे होंगे आपके सर क्वेश्चन खाली क्या आया था, इसमें तो पूछा नहीं फार्मासिस्ट का रोल क्या है, फिर आप क्यों बता रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, इसके एपिडेमियोलॉजी पर चर्चा करें। ठीक है, क्वेश्चन तो आपसे ही पूछा गया है, क्वालिटेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन। तो इतने छोटे से लिखने से क्या 5 नंबर मिल जाएगा, ये 5 नंबर लॉन्ग का है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दिए। एपिडेमियोलॉजी में इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल रहा है, क्या लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये सारा हम एक ही में कवर करा दिए, जिससे क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कैसा भी आए तो आप यहां से कर ले जाएंगे। आपके एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा आगे डिटेल आगे पढ़ के चलते रहिए कि अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई भी करेगा ना तो आप इसको कर ले जाएं। ठीक है, चलिए तो यहां बात करें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, तो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना। एम्फेसाइज ऑन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, ठीक है, चारों तरफ एरिया को साफ करने पे जोर देना, फार्मासिस्ट का ये भी रोल है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, जोर देना ऑन कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, चारों तरफ के वातावरण को साफ सुथरा रखना। ओके, देखिए यहां लिखा है आसपास को साफ रखने पर जोर देना। केयरफुल फूड प्रिपरेशन एंड वॉशिंग ऑफ हैंड मस्ट बी डन, जो भी खाना बनाया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक प्रिपेयर किया जाए और हाथ को हमेशा धुलते रहना चाहिए, वॉश करते रहना चाहिए। भोजन की तैयारी और हाथों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, ये भी फार्मासिस्ट का रोल है। WHO has recommended 2 टाइफाइड वैक्सीन विच आर यूज्ड अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 टाइफाइड की वैक्सीन लगती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। WHO ने इस संक्रमण के खिलाफ 2 टाइफाइड वैक्सीन की सिफारिश की है। ओके, तो ये फार्मासिस्ट का रोल है जो कि हम लोगों को बताते हैं, इस डिजीज के बारे में बताते हैं, साफ सुथरा रहने के बारे में बताते हैं, एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ कैसे इसके बारे में लोग को जागरूक करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से देख चुके कल करके। सर 2 या 3 क्या लिखे हैं सर, 2 या 3 डी का तो भी टाइफाइड है। जी समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात, आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आपकी बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। 2 या 3 दिन का क्या, ओके चलिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया। आप देखिए सारे पॉइंट को क्लियर कर लिए। क्वालिटेटिव एजेंट जाने, सिम्टम्स जाने कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, तो आप इसके सिम्टम्स में यही सब कह सकते हैं। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, वो सिम्टम्स ही एक तरह का है। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, बुखार चढ़ना, दर्द होना, ये सब आप सिम्टम्स ही बता दिए। ओके, ट्रांसमिशन कैसे फैल रहे हैं इसको भी आप बता दिए। प्रिवेंशन कैसे इसे रोका जाए, तो आप इसको रोल ऑफ फार्मासिस्ट में बता दिए कि इसको वैक्सीन देकर रोका जा सकता है, या फिर विडाल टेस्ट, जो हम टेस्ट करते हैं विडाल से इसका पता लगा करके इसको हम एंटीबायोटिक्स देकर रोक सकते हैं बहुत सारे। हालांकि इस चीज को हम यहाँ मेंशन नहीं किए हैं क्या, एक मिनट, यहाँ पे आपका, अच्छा हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, एक पॉइंट यहाँ पे मिस है,
जो है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन यहाँ पे मिस है और बाकी सारी चीजें यहाँ पे हैं। चलिए, प्रिवेंशन में कुछ नहीं, बस एंटीबायोटिक्स देना होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स के नाम लिखने होते हैं। ठीक है, हाई एंटीबायोटिक्स चलते हैं, उस चीज को प्रिवेंशन में हम नोट में ऐड कर देंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बाकी चीजें हो गया है। टाइफाइड फीवर के बारे में एक बार रिवीजन करिएगा, समझ में आ जाएगा। एपिडेमियोलॉजी का अभी हम नोट में एक मतलब इंग्लिश में भी इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ पाए हैं टाइफाइड के बारे में, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, जल्दी से इसके बारे में भी देखते हैं। ओके, पीडीएफ अपलोड नहीं करते हो सर, वाई? अरे भैया, हम नदीम जी डेली पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। क्लास के बाद आप देखेंगे सबसे पहले पीडीएफ मेरा आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले पीडीएफ आपको मिल जाता होगा। ठीक है, चलिए, चिकन पॉक्स की बात करें, चेचक की बात करें, इसको देखते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक्स का नेम हम डाल देंगे, एंटीबायोटिक्स के नेम को हम डाल देंगे, परेशान मत होइए। अभी जब आपको नोट सेंड करेंगे ना, वहां पे इंग्लिश में करके एंटीबायोटिक जो प्रिवेंशन था उसको करके आपको सेंड कर देंगे। बहुत बेसिक है, खाली नाम लिखना है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग में आता है सर। 2 या 3 सिम्टम्स दिखेंगे तब तो भी टाइफाइड है। तनिष्क वर्मा जी, स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, स्टार्टिंग में हल्का फुल्का बुखार रहता है लगातार। ठीक है, धीरे धीरे बुखार चढ़ता रहता है, कमजोरी फीलता है, भूख नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ऐसे में टेस्ट करवाना चाहिए, बिडाल टेस्ट। और बिडाल टेस्ट से कंफर्म होता है कि हाँ टाइफाइड है कि नहीं है। हाँ लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स इट इज आल्सो नोन एज वर्सेला। इसे हम वर्सेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्सेला के नाम से जानते हैं। इट इज एन वर्सेला, ठीक है, जो कि वायरस होता है, वर्सेला वायरस के नाम से जानते हैं। इट इज एक्सट्रीमली कंटेजियस इन्फेक्शन। ठीक है, देखिए, इसे वर्सेला भी कहा जाता है। ये एक अत्यंत संक्रामक संक्रमण है। ठीक है, ये कह सकते हैं खतरनाक डेंजरस इन्फेक्शन होता है। यूजली बिगिनिंग इलनेस ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टरिस्टिक बाई वर्सेला रस, सॉरी वेसिकुलर रसेस ओवर द बॉडी। जैसा कि आप चेचक में देखते होंगे, इस तरह से आप चेचक में देखते होंगे कि पूरे तरीके से रस होने लगते हैं, स्किन में पूरे रेडनेस आ जाते हैं। ठीक है, दाने निकल आते हैं, तो इसे वर्सेला भी कहा जाता है। वर्सेला एक तरह का वायरस होता है। यह एक अत्यंत इन्फेक्शन होता है, खत्म डेंजरस इन्फेक्शन होता है, जो आमतौर पर बचपन की एक सौम्य बीमारी होती है, जिनमें शरीर पर फफोले और चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते वेसिकुलर रस पड़ जाते हैं। ठीक है, वेसिकुलर रस पड़ जाते हैं पूरे बॉडी में। क्लियर हो गया? कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो ये वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। क्या होता है? वर्सेला जोस्टर वायरस, याद रखिएगा। इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वर्सेला जोस्टर वायरस। ओके, ये एक जो आप टाइफाइड पढ़े थे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, और यहाँ पे जो चिकन पॉक्स पढ़ रहे हैं ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। इसे वर्सेला भी कहा जाता है चिकन पॉक्स को। यह एक अत्यंत संक्रमण क्या बोलते हैं, संक्रामक इन्फेक्शन होता है। ओके, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली कंटेजियस इन्फेक्शन। ओके, ये बचपन की एक सौम्य बीमारी है जिसमें शरीर पर फफोली जैसे चकत्ते वेसिकुलर रेसेस हो जाते हैं, जो कि आप बचपन में देखे होंगे किसी पेशेंट को। ओके, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एजेंट अलग से पूछा जाता है सोशल फार्मेसी में, जैसे कि एमसीक्यू में पूछ लिया या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया, ये वन सेंटेंस में पूछ लिया। पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए सभी डिजीज का कि इसका क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ चेचक जो होता है वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये आपका साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है ये साल्मोनेला टाइफाई। ओके, और यहाँ पे जो आपको बताए हैं चिकन पॉक्स में वर्सेला जोस्टर वायरस, तो एक वायरस होता है, जो कि यहाँ वायरस लिखा भी है। ठीक, चलिए, चिकन पॉक्स के 2 स्टेजेस होते हैं, इसको लिखना नहीं, बस समझ लीजिए। पहले स्टेज में क्या होता है? हल्के हल्के दाने आते हैं, खुजली होने लगता है, हल्का बुखार होता है, खुजली होने लगता है। और दूसरे स्टेज में क्या होता है? पूरी तरीके से शरीर में दाने हो जाते हैं, जो कि इसी जोस्टर वायरस की वजह से होता है, वर्सेला जोस्टर के वायरस से। पहले हल्के दाने होते हैं, फेस वगैरह पे कम होते हैं, खुजली होता है, बुखार होता है, दर्द होता है मांसपेशियों में, और दूसरी बात पूरी शरीर में पूरी तरीके से दाने निकल आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें। अगर इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन का स्रोत क्या है, तो वायरस रिमेन प्रेजेंट इन रिस्पायरेटरी सिक्रेशन एंड आल्सो इन ब्लड। वायरस जो होता है प्रेजेंट होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिक्रेशन में और ब्लड में भी। ठीक है, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये बहुत तेजी से इन्फेक्शन को फैला सकता है।
ओके, वायरस जो होता है श्वसन स्राव मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिचुएशन में प्रेजेंट होता है और रक्त मतलब ब्लड में भी मौजूद रहता है। क्लियर। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की बात करें तो इन्फेक्टिविटी का क्या पीरियड है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 डेज बिफोर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 डेज बिफोर द रस अपीयरेंस एंड 4 से 5 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रस। ओके, मतलब शुरुआती के 102 दिन पहले जो रस आता है, खुजली आता है, और 4 से 5 दिन बाद जो अपीयरेंस दिखता है, यही है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। ओके, या रेस्ट जो चकत्ते दिखाई देते हैं आपको, संक्रमण अवधि की बात करें तो ये दिखाई देने से 1-2 दिन पहले और रेस्ट दिखाई देने के 4 से 5 दिन बाद तक संक्रामक रहता है। ओके, मतलब कि स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन के पहले जब नहीं दिखाई देता है और 4 से 5 दिन दिखाई देने के बाद ये काफी ज्यादा संक्रामक होता है, ध्यान रखिएगा। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी आप समझ पाए कि ये जो संक्रमण की अवधि होती है, ये चकत्ते दिखाई देने से 1-2 दिन पहले और रेस्ट दिखाई देने के 4-5 दिन बाद तक संक्रामक रहता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। एज की बात करें तो ये बच्चों में होता है, चाइल्डहुड डिजीज होता है, हाउएवर कैन अकर इट एनी एज। ठीक है, ये बच्चों यह मुख्य रूप से एक बचपन की बीमारी है, हालांकि किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये बचपन में ही देखा जाता है, किसी आयु में बहुत कम चांस है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन हमें पता नहीं चलता, 10 से 12 दिन में लक्षण दिख जाते हैं। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 12 दिन, ध्यान रखिएगा। इंक्यूबेशन अवधि जो होता है 10 से 12 दिन का होता है, सॉरी 10 से 21 दिन, सॉरी 12 दिन नहीं, 10 से 21 डेज होता है। ओके, 12 दिन नहीं होता, 21 डेज होता है। साहिबा जी कह रही है सर टाइम से क्लास स्टार्ट नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम से पीडीएफ तो अपलोड किया करिए। साहिबा जी सबसे पहले पीडीएफ अपलोड होता है, कहे आप परेशान हो रही, पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, आप जरूर चेक करिएगा। 10 से 21 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ध्यान रखिएगा। चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं। ओके, 10 से 21 डेज, 12 बोल दिए थे हम, सॉरी, लेकिन 21 डेज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें अगर, कैसे फैल रहा है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एयर के थ्रू फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के आने में फैल सकता है। फोमाइट इन्फेक्शन, कोई अगर इन्फेक्शन पर्सन किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, उसी चीज को अगर आप भी टच कर लेते हैं तो वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन आपके मोबाइल को टच किया, आप मोबाइल, उसी मोबाइल को आप चला रहे हैं और कुछ खा लिए, कुछ पोछ लिए, तो आपके अंतर्गत भी वो, अंदर भी वो क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं फोमाइट इन्फेक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट, फोमाइट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसके, तो रस, सबसे पहले तो खुजली होता है, दाने निकलते हैं, लो ग्रेड फीवर, हल्का फीवर होता है, मेलाइस मतलब कि आलस लगता है, मेलाइस का मतलब होता है आलस। ठीक है, कफ आना होता है, उल्टी होता है, डिक्रीज ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर मतलब कि फफोले टाइप के पड़ जाते हैं जिसमें फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, रनी नोज, नाक बहने लगता है, ये सारे हैं, मतलब चकत्ते पड़ना, हल्का बुखार, आलस आना, खांसी, उल्टी, भूख कमी, तरल से भरे फफोले और नाक बहना, ये सब लक्षण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संक्रमण का मार्ग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट संक्रमण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट से फैल सकता है, मतलब कि जैसे कि कोई छींक दिया तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है ड्रॉपलेट से। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, फोमाइट इन्फेक्शन से होता है, जो कि यही बात यहाँ लिखा था, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में, फोमाइट इन्फेक्शन से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो आपको ऊपर बताए वही सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सीओपीडी क्या होता है लक्ष्मी कुमारी जी बताएंगे, सीओपीडी के बारे में बताएंगे, जब आपको रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छे से सीओपीडी, अस्थमा, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। चलिए, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, तो इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज फैमिली टू रिमेन आइसोलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संक्रमित व्यक्ति और उसके परिवार को रिस्क के दिखने के बाद 1 सप्ताह तक पृथक रहने की सलाह दी जाती है, मतलब उसको एक कमरे में रखा जाता है जिससे किसी व्यक्ति को ये वायरस ना फैल सके। ठीक है, अगर उसके लक्षण बॉडी में जैसे दिख रहे हैं, दाने निकल गए हैं, तो उसको एक कमरे में रखा जाता है। गांव में इसे माता मानते हैं लोग, इसकी पूजा करते हैं और अलग अलग तरीकों से इलाज करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज फैमिली, फार्मासिस्ट का रोल यही है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है और उनके परिवार को थोड़ा अलग रखा जाता है, परिवार को उस पर्सन से थोड़ा अलग रखा जाता है जिसको वायरस है, जिसको ये चेचक की बीमारी हुई है। फॉर ए वीक आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रक्स, ठीक है, कुछ वीक के लिए, जब तक ये अपीयरेंस रक्स दिख रहा है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एडवाइज द फैमिली टू डिसइंफेक्टेंट द आर्टिकल यूज्ड बाय पेशेंट। एडवाइज द फैमिली, फैमिली को सलाह देना कि आप कोई भी आर्टिकल्स वगैरह हो जो पेशेंट यूज कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है तो उसको पूरी तरीके से आप साफ सुथरा रखें, वो साफ रहे, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी किताब हो या कुछ भी यूज कर रहा हो तो साफ रहे, ऐसा सलाह देते हैं फार्मासिस्ट फैमिली को। एजुकेट द फैमिली रिगार्डिंग द डिजीज, फैमिली को इस बीमारी के बारे में अच्छे से बताते हैं, ठीक है। सर अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस मतलब दिखना, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। संक्रमण व्यक्ति और उसके परिवार को रेस मतलब वो दाने जो होते हैं उसके दिखने के बाद 1 सप्ताह तक अलग रहने की सलाह, पृथक मतलब अलग, अलग रहने की सलाह दी जाती है, ठीक है। परिवार को रोगी द्वारा उपयोग किए गए सामान को कीटाणु रहित डिसइंफेक्टेड करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। रोगी को जो भी सामान यूज कर रहा है उसको एकदम डिसइंफेक्टेंट किया जाता है जिससे वो इन्फेक्शन फैल ना सके। परिवार को बीमारी के बारे में शिक्षा देना ही फार्मासिस्ट का रोल है। ओके, चलिए, तो बहुत बेसिक तरीके से आप बेसिक बेसिक चीजों को जान पाए, समझे, इसका भी हम प्रिवेंशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन हम अभी ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। पहले आप एमसीक्यू क्वेश्चन को बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, इसको देखेंगे। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, साल्मोनेला टाइफाई, वाइब्रियो कोलेराई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्लाज्मोडियम विवैक्स। बताइए टाइफाइड फीवर का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट का मतलब कारण क्या है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। टाइफाइड फीवर मुख्य रूप से ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है किसके थ्रू। टाइफाइड फीवर मुख्य रूप से ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है किसके थ्रू, मॉस्किटो मच्छर के काटने से, कंटामिनेटेड मतलब गंदा दूषित भोजन और पानी पीने से, एयर ड्रॉपलेट से, या फिर स्किन कॉन्टेक्ट से। टाइफाइड फीवर मुख्य रूप से कैसे फैलता है, बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से, ठीक है, वाटर पीने से। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। निम्नलिखित में से आपको बताना कि टाइफाइड फीवर का कॉमन सिम्टम्स क्या है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या है टाइफाइड फीवर का, हाई सस्टेन्ड फीवर, स्किन ब्लिस्टर्स, सर्व कफ या फिर पैरालिसिस। आपको बताना है कि बहुत तेज बुखार लगातार होना, स्किन ब्लिस्टर त्वचा में मतलब फफोले पड़ जाना, सर्व कफ गंभीर कफ बन जाना, या फिर पैरालिसिस होना। टाइफाइड फीवर का कॉमन सिम्टम्स निम्नलिखित में से क्या है, बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है हाई सस्टेन्ड फीवर। हाई सस्टेन्ड फीवर, ध्यान दीजिएगा, लगातार तेज बुखार होना, ओके। चौथा है टाइफाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाई। टाइफाइड को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको कैसे रोकथाम लगाया जाए। टाइफाइड को कैसे रोकथाम लगाया जाए, बीसीजी वैक्सीन से, ओरल पोलियो वैक्सीन से, टाइफाइड वैक्सीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। टाइफाइड वैक्सीन से और सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, या टिटनेस टॉक्साइड से। टाइफाइड को हम कैसे रोक सकते हैं ये आपको बताना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, टाइफाइड की वैक्सीन आती है और साफ पानी पीने से, साफ खाना खाने से इसे रोका जा सकता है, ठीक, तो सी राइट आंसर है, बहुत अच्छा। पांचवा है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट बताइए क्या होता है, चिकन पॉक्स का क्या कारण है, मीसेल्स वायरस, वर्सेला जोस्टर वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। बताइए चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, मीसेल्स वायरस, वर्सेला जोस्टर वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, या हेपेटाइटिस बी वायरस। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, वर्सेला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। चलिए, छठवां क्वेश्चन है चिकन पॉक्स स्प्रेड मेनली थ्रू। चिकन पॉक्स फैल रहा है, जो चेचक फैल रहा है, किसके थ्रू फैलता है। चेचक की बीमारियां किसके थ्रू फैलती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या फिर कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू, जो नीडल्स इंजेक्शन लगते हैं अगर वो दूषित तो उसके थ्रू फैलेगा। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कोई अगर छींक दे तो ड्रॉपलेट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के थ्रू, या फिर इंसेक्ट बाइट, सांप काट ले तो उसके थ्रू। बताइए, हाँ बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कांटेक्ट। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट के आने से फैलता है चिकन पॉक्स, ठीक। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का एक बताइए सिम्टम्स क्या है, एक इसकी जो सिम्टम्स है वो आपको बताना है कि चेचक का सिम्टम्स क्या है। सब जॉइंट पेन, गंभीर मतलब जॉइंट पेन होना, रेड इची फ्लूइड ब्लीड ब्लस्टर, मतलब कि रेड कलर के, लाल कलर के इचिंग हो रहे हैं, और एक चकत्ते फफोले टाइप के फुल फील्ड ब्लिस्टर में, मतलब कि फ्लूइड भर गया हो, एक तरल पदार्थ भर गया हो, हमारे मतलब जो फफोले पड़ गए उसमें तरल पदार्थ भर गया हो, उस तरह का सिम्टम्स है। जॉन्डिस हो गया हो, या ब्लडी डायरिया, डायरिया खूनी पेचिस टाइप की प्रॉब्लम है,
तो चिकन पॉक्स का जो सिम्टम्स है ये सभी को पता है, बी वाला होता है, लाल कलर के दाने हो जाते हैं और उसमें फ्लूइड भर जाता है। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। विच एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय चिकन पॉक्स? बताइए जो चिकन पॉक्स चेचक होता है किस एज के ग्रुप को, किस उम्र के ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? चिकन पॉक्स जो चेचक होता है किस उम्र के ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? एल्डरली ओनली, सिर्फ एल्डरली, न्यू बॉर्न बेबी, सिर्फ न्यू बॉर्न होता है, या बच्चों में, या प्रेग्नेंट वोमेन ओनली? ठीक है, सिर्फ एल्डरली लोग, ओके, या फिर सिर्फ मतलब न्यू बॉर्न, या बच्चों में, या सिर्फ प्रेग्नेंट वोमेन में? बताइए किसमें जो होता है, किस एज के ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी, बच्चों में, चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा जो होता है चिकन पॉक्स प्रभावित करता है। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि जिससे इसको रोका जा सके? चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन अभी हम ऐड कर देंगे, बताइए आपको क्या प्रिवेंशन है जिससे इसको रोका जा सके? एंटीबायोटिक्स, वर्सेला वैक्सीन, ओआरएस सॉल्यूशन, या फिर एंटी मलेरिया ड्रग? चिकन पॉक्स को रोकने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है बताइए? ओआरएस का सॉल्यूशन, एंटीबायोटिक्स, वर्सेला वैक्सीन, या एंटी मलेरियल ड्रग? बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, वर्सेला वैक्सीन। वर्सेला वैक्सीन दिया जाता है जिससे चिकन पॉक्स को रोका जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू द फेकल ओरल रूट? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज है जो फेकल ओरल रूट से फैलता है, मतलब मुंह और मल के द्वारा फैलता है? फेकल मतलब मल होता है, ओरल रूट का मतलब मुंह, मतलब कि मुंह मार्ग और मल के मार्ग के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, टाइफाइड फीवर, इन्फ्लुएंजा, या मीसल्स? वह कौन सा बीमारी है जो फेकल या ओरल रूट के द्वारा फैलता है, मतलब मल और ओरल रूट से फैलता है? बताइए कौन सी बीमारी है? बहुत अच्छा, टाइफाइड फीवर होता है, ध्यान रखिएगा, बी वाला टाइफाइड होता है जो मल और ओरल रूट के द्वारा, मुंह के रूट के द्वारा फैलता है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे टाइफाइड और चिकन पॉक्स के बारे में। एक बार जरूर देखिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इस एमसीक्यू से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो चीजें ऐड नहीं था उसको हम एड नोट्स में ऐड कर देंगे। दोनों को अच्छे से पढ़ के आइएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको हम ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग एक्स्ट्रा बताने की कोशिश किए हैं, एग्जाम में कैसा भी मॉडिफाई कर ले, आप इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत छोटे से आंसर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी आए हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सारे पॉइंट को कवर करिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसे लिख के आते हैं तभी बहुत अच्छी बात है।